नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर अमरीश सर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डी आर एस सर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बजट 2022-23 की। तो दोस्तों, आगामी जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं उन सभी में बजट से सवाल ज़रूर आते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग ट्रिक के माध्यम से इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, जितना हो सके उतना याद करने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो दोस्तों, 1 फरवरी को हर साल बजट पेश की जाती है। पिछली बार भी निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2022 को संसद में बजट पेश किया था। और दोस्तों, बताते चले कि ये हमारा जो 2022 का सफ़र रहा है अमृत काल के नाम से जाना जाता है ये। तो उसमें अमृत काल के बजट के लक्ष्य के रूप में इन्हें नामित किया गया था। तो दोस्तों, अभी हम लोग बात करेंगे भारत अमृत काल में प्रवेश कर चुका है, क्योंकि अभी 75 साल हो चुके हैं और 25 साल के बाद इसकी 100वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। तो दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं अमृत काल में कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उनको प्राप्त करने का लक्ष्य भी रखा गया है कि इन 100 साल आते आते इनको लक्ष्य प्राप्त हम लोग कर सकते हैं। तो उसमें हमारा पहला है सूक्ष्म आर्थिक स्तर समग्र कल्याण पर जोर देते हुए व्यापक आर्थिक विकास में सहायता करना। दोस्तों, फर्स्ट लक्ष्य रखा गया है। और दूसरी बात, डिजिटल अर्थव्यवस्था में फिनटेक प्रौद्योगिकी समर्थित विकास, ऊर्जा परिवर्तन तथा जलवायु कार्य योजना को बढ़ावा देना है, ये हमारा सेकंड लक्ष्य रखा गया है। तीसरा, सार्वजनिक पूंजी निवेश की सहायता से निजी निवेश को प्रोत्साहन देना। दोस्तों, ये 3 हमारे लक्ष्य रखे गए हैं। अगला दोस्तों आता है हमारा वित्तीय वर्ष 2022 में भारत की जो आर्थिक विकास दर रही है वो मतलब अनुमान है ये हमारा 9.2 रहने का अनुमान लगाया गया है। जबकि अगर हम लोग 2021-22 की बात करें दोस्तों, 2021-22 की हम लोग बात करें यहाँ पे, तो ये हमारा 8 से 8.5% था, जबकि अब की वृद्धि हुई है 9.2% की। अगर हम लोग कुल बजट की बात करें तो कुल हमारा बजट है 39.45 लाख करोड़, जो कि अगर एक्यूरेट की बात करें तो 39,44,909 करोड़ का बजट है। तो दोस्तों, इसे याद कैसे करें? तो इसे याद करना क्या है कि इसे थोड़ा सा हम लोग मोबाइल नंबर की तरह याद कर सकते हैं। जैसे 39 44 909, 39 44 909। आप मेरे साथ बोल सकते हैं 5 बार। अगर आप बोलिए, 5वीं बार के बाद 6ठी बार में आपको जरूर याद हो जाएगा। 39 44 909, 39 44 909। तो इसे हम लोग याद कर सकते हैं 39 44 909, 39 44 909, 39 44 909। ये इस तरह से याद हो जाएगा। अब यहाँ पे कुल प्राप्ति होने का जो है दोस्तों, यानी कि राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति दोनों मिलाकर हमारी 39,909 जो करोड़ रुपए मिलनी है, ये हमें मतलब प्राप्त होने का अनुमान है। और दोस्तों, यहाँ अगर हम लोग बात करें तो राजस्व से प्राप्ति कितना है, तो राजस्व से प्राप्ति की बात करें दोस्तों, तो ये हमारा राजस्व से प्राप्ति है 22,04,422, 22,04,422। इसे हम लोग याद कर सकते हैं अलग अलग, यानी कि 22,04,422। दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ हम लोग देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि राजस्व की बात करें, रा आ रहा है। तो दोस्तों, रॉ जो है 2 टाइप का लगता है ना, तो 2 पर 2 22 हो गया, और इसके 2 पर 2 और इसके 0 और 4 है, तो यानी कि 2 का 2 गुना किए तो 4 हो गया, और लास्ट में भी है 4 है, और फिर क्या है 22 है। सॉरी, इसका मतलब 2 बार 22 है और 2 बार हमारा 4 है। तो ये हम लोग कर सकते हैं कि 2 बार 22 और 2 बार 4 हम लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको हम लोग ये ऐसे याद कर सकते हैं। तो इसे याद करने का लिए क्या है, राजस्व की बात करी तो रॉ आ रहा है, तो रॉ 2 टाइप का लगता है, इसलिए हमको यहाँ से ध्यान रख सकते हैं 22,04,422, 22,04,422। इसे 5 बार बोलना है, 22,04,422, 22,04,422। ये दोस्तों, ये याद हो जाएगा आपको। अगर हम लोग बात करें पूंजीगत प्राप्ति की बात करें, तो पूंजीगत प्राप्ति दोस्तों 17,40,487, ये दोस्तों याद हो जाएगा 17,40,487। किसी का मोबाइल नंबर याद करते हैं ना, 17,40,487, 17,40,487, इस तरह से हमें याद हो जाएगा, 17,40,487, इस तरह से हमें याद हो जाएगा। आगे हम लोग बात करें दोस्तों कि जो हमारा आने का जो था, यानी कि 39,44,909
9 करोड़ जो आने वाले थे वही हमारे खर्च भी होने वाले हैं, यानी कि 39,44,909 करोड़ रुपये खर्च भी होने वाले हैं। जिसमें अगर हम लोग बात करें तो 22,04,422 हमारा राजस्व से आ रहा था, लेकिन राजस्व में वही खर्च की बात करें तो यह 31 है, यानी कि 22 आ रहा था, 31 खर्च है। 22 आ रहा था, कितना आ रहा था राजस्व से, 22 आ रहा था और 31 जा रहा है। तो दोस्तों इसे भी हम लोग मोबाइल नंबर की तरह याद कर सकते हैं, 31949663, 31949663, 31949663, इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। आगे दोस्तों हम लोग बात करते हैं पूंजीगत खर्च। तो दोस्तों पूंजीगत से हमारा जहाँ की 17,40,487 करोड़ रुपए आ रहे थे, वहीं सिर्फ पूंजीगत में 7,50,246 करोड़ रुपए खर्च होने हैं, यानी कि 7,50,246। ये दोस्तों बहुत ही आसान है, 7,50,246, 7,50,246, 7,50,246 हम लोग याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो राजस्व खर्च इतना है, तो बजट घाटा जो है यानी कि हमारा जो लक्ष्य है वो 0 है, यानी कि इसमें घाटा लगना नहीं है, क्योंकि बजट घाटा क्या होता है, कुल प्राप्ति माइनस कुल खर्च, यानी कि 0 आ रहा है। आगे दोस्तों देखते हैं दोस्तों, ये हमारा जो मेन है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसको हम लोग कैसे याद करेंगे ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे। तो इसे हम लोग याद करने के लिए बहुत ही साधारण ट्रिक है, इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये ऊपर से आ रहा है कुछ ना कुछ यहाँ पे, अब देखते हैं दोस्तों, एक मिनट। राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा 6 जीडीपी का यानी कि 6.4 रखा गया है। तो दोस्तों इसे हम लोग याद कैसे करेंगे, तो राजकोषीय, कोषीय दिख रहा है दोस्तों, तो 100 दिख रहा है ना, 100 से हमारा 6 बन जाता है, 100 से हमारा क्या बन जाता है, 6। तो 100 से हमारा बन गया 6, तो आपको याद रखना 6.4, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। राजकोषीय, कोषीय 100 आ रहा है ना, 100, तो 100 से हमारा 6 बन गया और 6 हिसाब से, इस हिसाब से हमारा 6.4 आ जा रहा है, तो इसको हम लोग ध्यान दे सकते हैं। तो यहाँ से हमें राजकोषीय घाटा जैसे ही ध्यान आएगा तो 100 आएगा, तो 100 से हम लोग 6.4 लिख सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, राजस्व घाटा की बात करते हैं। तो राजस्व घाटा क्या होता है, तो राजस्व घाटा हो तो जीडीपी का 3.8% है, 3.8%। दोस्तों ये क्वेश्चन जो 67वीं बीपीएससी हुई है उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये जीडीपी जो राजस्व की बात करें हम लोग, तो राजस्व की बात करें तो यहाँ पे जैसे अगर हम लोग बात करें तो राजस्व की हम लोग बात करें तो ये 3.8% जीडीपी का 3.8% है। तो इसको हम लोग याद कैसे करेंगे, तो राज करने की बात करेंगे तो यहाँ पे देखना दोस्तों, जबकि अगर हम लोग बात करें इसको अमाउंट में बात करें तो ये 99,0241 यानी कि 99,0241 करोड़ रुपए का ये राजस्व घाटा का अनुमान लिया गया है। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें किसी अनजान व्यक्ति को कि तुम राज करो, किसी अनजान व्यक्ति को बोल दे तुम राज करो, तो क्या बोलेगा कि 9 मतलब बोलेगा ना 9, क्योंकि हम तो 0 है, 9 हम तो 0 है, और 2 4 1 क्या होता है हम तो जान में नहीं करते हैं। कोई आदमी राजस्व की बात करे तो राज करने की बात करेंगे हम लोग, तो क्या बोलेगा 9 हम तो 0 है, और 2 4 1 क्या होता है हमको पता ही नहीं है। तो इस तरह से हम लोग ये अमाउंट भी याद कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से थोड़ा सा ट्रिक भी हम लोग देख सकते हैं। आगे है जो हमारा प्रभावी राजस्व घाटा की बात करें जिसे इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट बोलते हैं, यानी कि यह 2.6% रहने का अनुमान है, जो कि हमारा बात करें दोस्तों तो ये 2.6 है, 67 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख 6,72,598 करोड़ रुपए का रखा गया। तो इसको हम लोग दोस्तों याद कैसे कर सकते हैं, जैसे इसको थोड़ा सा अलग अलग कर सकते हैं। 672 इसको ऐसे कर सकते हैं, 672
598, 672 598, इसको ऐसे याद कर सकते हैं तो ये जल्दी याद हो जाएगा। 672 598, 672 598, तो ये बहुत ही जल्दी याद हमें हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ अगर हम लोग बात करें तो राजस्व की बात करें तो यानी कि प्रभावी की बात करें तो दूसरे से कोई भी आदमी जब प्रभावी होता है, कोई भी आदमी प्रभावी होता है तो दूसरे से होता है, तो क्या होता है दूसरे। तो दूसरे दोस्तों अगर दो लिख दिए हम लोग दूसरे, तो दूसरे समझ में आते यानी कि दो से शुरू हो रहा है, तब प्रभावी घाटा क्या है दूसरे से प्रभावित होता है यानी कि दो। तो यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं जीडीपी का 2 दशमलव समथिंग है, तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों ये याद कर सकते हैं। तो यहाँ अगर दो से यानी कि अभी देखें दो से, तो से आ रहा है तो से का मतलब क्या हो गया 6 हो गया, तो 6 हो गया यानी कि यहाँ पे दूसरे के साथ रहकर भी आदमी क्या होता है प्रभावित हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जैसे अभी हम लोग किया था 6, तो यानी कि से मतलब 6 बन गया और यहाँ पे 7 दूसरे के साथ यानी कि 6 7 दूसरे के साथ रहकर हम लोग प्रभावी हो सकते हैं यानी कि प्रभावित होते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ हम लोग थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं प्राथमिक घाटा हमारा कितना है। तो प्राथमिक घाटा का अनुमान जो है जीडीपी का 2.8% रखा गया है, 2.8% रखा गया है। तो 2.8 को हम लोग ले सकते हैं जैसे यहाँ पे हमारा दोस्तों 2.8 है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे और इसका अनुमानतः लिया गया है 7/20/545। तो दोस्तों इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं 7/20/545। तो यहाँ पे जैसे अगर हम लोग बात करें 7 यानी कि प्राथमिकता दे रहे हैं तुम्हें, हम एक प्राथमिकता दे रहे हैं कि तुम मेरे साथ रहो, तुम मेरे साथ रहो। तो तुम प्राथमिकता देंगे ना कि तुम मेरे साथ रहोगे, तो तुम्हारी प्राथमिकता होगी कि तुम मेरे साथ रह रहे हो। तो यहाँ से ट्रिक से हम लोग याद कर सकते हैं कि तुम मेरे साथ रहो यानी कि 7.20 हम लोग थोड़ा सा याद कर सकते हैं 545। इस तरह से दोस्तों थोड़ा सा मुश्किल तो है लेकिन थोड़ा सा उतना भी मुश्किल नहीं है कि याद नहीं हो सके। जैसे मोबाइल नंबर की तरफ हम लोग थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, ये वर्ष 2022-23 में 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्य को जीएसडीपी के 4% तक के राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी, जिसमें 0.5% जो अनुमानित है वो विद्युत क्षेत्र के सुधार के लिए आवंटित की गई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा का अनुमान जबकि 1661-196 था। दोस्तों 1661-196 हम लोग याद कर सकते हैं। मतलब इस बार सरकार को 1662 लाख करोड़ यानी कि 16 वही दोस्तों एक बढ़ा दिया है, तो करोड़ रुपए का कर्ज लेनी पड़ेगी यानी कि ये हमारा घाटा है जिसके कारण हमें कर्ज इतना लेना पड़ेगा। तो दोस्तों ध्यान रख सकते हैं। सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा जीडीपी का यानी कि 4.5% करने का लक्ष्य रखा है। कब तक 25-26। तो दोस्तों जब बजट 2025-26 जब प्रकाशित होगा यानी कि पेश किए जाएंगे उस टाइम पे जो हमारा बजट का अनुमान होगा तो क्या होगा राजकोषीय जो घाटा का अनुमान होगा ये 4.5% रखने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि हमारा राजकोषीय घाटा अभी 6.4 है। दोस्तों अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ से अगर हम लोग बात करें कि जो हमारे देश में रुपए आते कहाँ से, तो रुपए आते कहाँ से है, तो ये आना होता है जैसे उधार और अन्य देयता, जैसे किसी को हमने कर्ज दिया उससे पैसे आ रहे हैं तो वहाँ से भी आते हैं जो कि 35% है। तो 35% है यानी कि देख रहे दोस्तों उधार ऊ दिख रहा है आपको, उधार ऐसे लिखते हैं ना, तो ऊ का ऊ 3 टाइप का लग रहा है ना 3, तो इसमें हम लोग 5 बैठा देंगे यानी कि 35%। ये दोस्तों याद हो जाएगा आपको। आगे माल और सेवा कर यानी कि जीएसटी, माल और सेवा कर। तो जीएसटी की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों जीएसटी दिख रहा है, तो एस में क्या है 100 आ रहा है 100, तो 100 से क्या हो गया 16, 100 से क्या हो गया 16। तो दोस्तों ये हम लोग याद कर सकते हैं 16 यानी कि जीएसटी से हमारा 16% इनकम है। वहीं अगर निगम कॉर्पोरेशन टैक्स की बात करें, निगम कर की बात करें तो ये 15 है, तो निगम कर की बात करें तो ये हमारे पास 15 है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको कैसे ट्रिक बना सकते हैं, जैसे निगम, तो गम दिख रहा है गम, तो जिसे भी दोस्तों गम होता है गम, तो वो गम में रोता है और गम में रोएगा तो आंसू पूछेगा ना, आंसू गिरेगा तो पूछेगा, पूछना पूछना, तो पौ से 15 बना है, पौ से पूछना बना है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा ट्रिक
उतना बैठ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप लोगों को हेल्प जरूर करेगा। उसके बाद है केंद्रीय उत्पाद शुल्क। तो सॉरी, यहाँ आयकर भी 15% है। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, जो कॉर्पोरेशन टैक्स और आयकर दोनों है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क क्या है, 7% है। तो उत्पाद की बात करें तो ये दोस्तों बहुत ही कम है, यानी कि जो भी उत्पादन होते हैं उससे हमको 7% का ही इनकम होता है। ये दोस्तों ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम लोग। आगे है कि रुपए वास्तव में आया तो गया कहाँ पे, रुपए जाता कहाँ पे है। तो ब्याज अदायगी में 20% जाता है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे हम लोग थोड़ा सा। और उसके बाद है हमारा ब्याज अदायगी में 20% हो गया। करोड़ शुल्क में राज्यों का हिस्सा जो होता है 17% होते हैं। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में 15% खर्च होते हैं। उसके बाद वित्त आयोग एवं अन्य अंतरण के लिए 10% खर्च होते हैं। केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं के लिए 9% खर्च होते हैं। दोस्तों ये ध्यान रखेंगे हम लोग थोड़ा सा। आगे हम लोग देखते हैं, आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए सरकार ने PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी कि 14 सेक्टरों में के लिए लाई थी। यानी कि अभी तक जो है 14 सेक्टर पे काम चल रही है, हालांकि 15वीं आनी बाकी है अभी। सरकार ने बजट 2022-23 PLI स्कीम के तहत जो 5G होते हैं मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने पर जोर दिया है। यानी कि 14वीं जो सेक्टर है उसमें जो है 5G के लिए जो थोड़ा सा ज़्यादा जोर दिया गया है। सरकार आगे चलकर 5G को PLI स्कीम का 15वां सेक्टर घोषित करेगा। यानी कि दोस्तों अभी 14 सेक्टर आ चुके हैं और 15वां सेक्टर जब घोषित होगा उसमें 5G लॉन्च हो सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगर हम लोग बात करें बजट की बात करें तो 2022-23 में PLI के 14वें सेक्टर में से सेक्टर जो हाई एफिशिएंसी सोलर PV जो मॉड्यूल थे उस पर 19.5 करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की गई है। इसके तहत जो 19.5 करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की गई है, इसके तहत जो है हम लोग बात करें तो 2023 तक 280 गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि भारत जो है 280 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पाद करने वाला देश बन जाएगा, यानी कि 2023 तक। अगर हम लोग बात करें दोस्तों नोट यानी कि जो COP यानी कि COP26 जो शिखर सम्मेलन हुए थे, इसमें जो है 2030 में 30 में प्रधानमंत्री ने बोला था कि 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से सिर्फ मुझे 280 ही प्राप्त करना था। तो दोस्तों ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यानी कि 500 गीगावाट हमें चाहिए था लेकिन अभी 280 गीगावाट हमें प्राप्त करना था। तो इतना हो चुका है और ये हमारी बजट में है। आगे देखते हैं दोस्तों, सरकार इन 14 सेक्टरों में 60 लाख नई नौकरियां यानी कि 14वें सेक्टर में सरकार ने ये घोषणा की है कि 60 लाख नौकरियां सृजित करने का भी लक्ष्य रखा गया है। और आगे देखते हैं, सरकार पिछले 25 साल यानी कि 100 के अमृत काल में प्रवेश करते हुए बजट 2022 में 4 प्राथमिकताओं पर ज़्यादा ध्यान दिया है, जिसमें यहाँ से एक क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला देखते हैं, 4 प्राथमिकताओं में एक PM शक्ति है, दूसरा समावेशी विकास है, तीसरा है उत्पादकता में वृद्धि एवं निवेश, और आगे देखते हैं अवसर ऊर्जा परिवहन और जलवायु कार्य योजना, और अगला है निवेशों का जो वित्त पोषण होता है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसे 2-3 पार्ट में कवर करेंगे। तो अगले पार्ट में फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।